ये चैप्टर 3 है क्लास 9th का, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए जाएंगे। आप चाहे तो स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। सो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। ठीक है, पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। 500 ईसा पूर्व ही। ठीक है, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड जो थे ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाए छोटे छोटे कणों में, प्राप्त होते जाएंगे ये हमें। ठीक है, तथा अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब पहले तो हम इसको छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं बोल रहे हैं, लास्ट में एक ऐसी सीमा आ जाएगी उसकी, फिर उसको और विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, यानी विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। इसी को उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। ठीक, एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया कि कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के यानी पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान होते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक थे एक डेमोक्रिटस, ठीक है, एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, कहा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा। ठीक, ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं सदी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि 18वीं सदी तक क्या नहीं हुए थे? प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुए थे इन पर। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व जो है वो कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो तब क्या होता है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में आने लगे। वैज्ञानिक आंतवा एल लुआइजिए जो थे ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम स्थापित किए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नोट डाउन दिस कि वैज्ञानिक आंतवा एल लुआइजिए जो थे उन्होंने क्या किया था? रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया था। ठीक है, जिसमें रासायनिक विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार प्रदान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नोट डाउन दिस। सो जो पहला है वो क्या है? फिर क्या आया? रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम लुआइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किया। पहला नियम क्या था? कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया उन्होंने पहला। ठीक है, जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? तो ये बात कही गई। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया इनके द्वारा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नोट डाउन दिस कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या था? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। लुआइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी भी ने भी इसे बनाया हो। ठीक है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है? 1:8 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का आप गठन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो
अगला दे रखा है इसी प्रकार अमोनिया NH3 यानी कि में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों का अनुपात अनुसार सदैव कितना होगा, हाइड्रोजन और किसका बोला है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो 14:3 होगा। ठीक है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुआ हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों के स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्राउस्ट ने इस नियम के को इस प्रकार से व्यक्त किया, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। जॉर्ज डाल्टन की बात करें तो उन्होंने सन 1793 में जॉर्ज डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाते थे। ठीक है, पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। ठीक, वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोधकर्ता में व्यतीत किया। फिर सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। ठीक है, वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉर्ज डाल्टन ने क्या किया, द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्राप्त किया। ठीक है, डाल्टन ने द्रव्यों को की विभाजकता का विचार प्रदान किया। ठीक, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों की सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की व्यक्ति संगत व्याख्या की थी। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य क्या थे, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रणों, सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, कहा था उन्होंने, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू कैन नोट डाउन दिस। तो पहला पॉइंट इसमें है था कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। ठीक हो गया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट था परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते ना ही विनाश होते, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट इनका था कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक धर्म गुण के समान होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट इनका था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और पांचवा इनका पॉइंट था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोज कर यौगिक निर्मित करती है। और छठा पॉइंट इनका था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होता है, निश्चित होते हैं। ठीक, अब बात आती है, आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं, और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो इसमें क्या है, देखते हैं परमाणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है, नहीं मोस्टली सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो होती है, जिस चीज़ से, जो इकाई है उसी जिस चीज़ से वो बने हैं वही क्या होती है, परमाणु होते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं, परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इमेजिन तक नहीं कर सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर यानी एनएम में मापा जाता है। तो 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 1 nm यानी नैनोमीटर, 1 m इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। ठीक है,